हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुहानी। आज हम यूरोप कॉन्टिनेंट के बचे हुए देशों के नाम डिस्कस करेंगे। ओके, सॉरी ये वीडियो थोड़ा सा लेट है क्योंकि मेरे इंटरव्यू की डेट आ गई थी, बट ड्यू टू कोविड वो पोस्टपोन हो गया है। सो मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ। नाउ बिफोर स्टार्टिंग में अपने बारे में कुछ बता दूँ। मेरा नाम सुहानी शर्मा है। मैंने SSC CGL 2019 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और IBSE IO 2021 का प्रीलिम्स प्लस मेंस क्वालिफाई किया है। इंटरव्यू अभी बचा है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अच्छा, आपको मैंने पहले पार्ट में कुछ कंट्रीज़ कराई थी जो कि थी नेदरलैंड्स था, बेल्जियम था, लग्जमबर्ग हमने छोड़ दिया था, स्विट्ज़रलैंड से इटली तक का ये पूरा वेस्टर्न पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमें पूरा ईस्टर्न पोर्शन करना है। ठीक है, नो बिफोर मैं आपको कोई भी कंट्री का नाम उनकी पोजीशन वाइज याद करवाऊँ उससे पहले मैं चाहती हूँ आप कुछ ग्रुप्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ लें क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यूजुअली हम उन्हीं को पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ है, जैसे क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, बॉस्निया है। तो इनका इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी इतनी खास हमारे लिए नहीं है, बट उन जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली उधर ही मूव करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि यूके, द ग्रेट ब्रिटेन एंड इंग्लैंड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब आज हम यूरोपियन यूनियन जो हम हमेशा ही सुनते हैं ऑलमोस्ट, देन शेंगन कंट्रीज़ एंड ब्रेक्सिट, इन तीनों के बारे में जानेंगे। यूरोपियन यूनियन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। ओके, अगर सिंपल सी बात है, हमें यूरोप को जानना है तो हमें यूरोपियन यूनियन को जानना ही होगा। ठीक है, देन नॉर्डिक नेशन एंड स्कैंडिनेवियन नेशंस को भी आज ही देखेंगे हम। ये जो टॉपिक्स हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इन्हें डिस्कस कर लेंगे और फिर हम कंट्रीज़ के नाम भी याद कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। आपको आपके सामने ये मैप दिख रहा होगा जिसमें यूरोपियन यूनियन का ये मैप है 2015 का। अब मैं आपको 2015 क्यों कह रही हूँ, इसका भी एक रीज़न है। अभी आप देखिए इसमें कौन कौन सी कंट्री है। येलो में मेंबर कंट्री है, ग्रीन में कैंडिडेट कंट्री है। सबसे पहले हम मेंबर कंट्री पे कंसंट्रेट करते हैं। पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, देन यहाँ पर बेल्जियम, नेदरलैंड, जर्मनी, सबसे इम्पॉर्टेंट यूके। ओके, यूके में ब्रिटेन का पूरा पार्ट है। ठीक है, आयरलैंड है, दैन इधर स्वीडन है, फिनलैंड है, ये 3 कंट्री हैं। ठीक है, और सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ में भी आपको दिख जाएंगी इटली, पोलैंड, चेक रिपब्लिक। ओके, इनके नाम हम अभी याद करेंगे, बट आप समझिए कि टोटल 27 कंट्रीज़ हैं। अब यूरोपियन यूनियन होता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन इट्स अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन। ओके, ना हमारी टर्म्स में समझे हम तो एक ही ग्रुप है। ओके, जैसे जैसे इंडिया है, ठीक है, जैसे USA है। अब USA में डिफरेंट स्टेट्स हैं। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो वहाँ पर जैसे कैलिफोर्निया एक स्टेट हो गई इन लोगों की, दैन उनकी शिकागो हो गई कोई स्टेट। ये सब मिलके इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, यूनियन बनाया है और उसी हिसाब से ये ट्रेड करते हैं। अब आप देखेंगे कि यूरोप में बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, तो इनकी इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी नहीं रहती, इसलिए इनने भी एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन। ओके, अब ये यूरोपियन यूनियन क्या है ना, ये एक तरह से ट्रेड करता है, मतलब खुद एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं ट्रेड में बहुत सारा। जैसे आप समझ लीजिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कितना इजीली ट्रेड हो सकता है। ओके, उसी हिसाब से यूरोपियन यूनियन का भी काम है। यूरोपियन यूनियन 2015 का ये है। हम देख लेते हैं कि इसमें कैंडिडेट कंट्रीज़ कौन है और कौन इसका पार्ट नहीं है यूरोप में होते हुए भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ हमें स्विट्ज़रलैंड दिख रहा होगा। स्विट्ज़रलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। ये एक कंट्री दिख रही होगी, इसका नाम है नॉर्वे। ओके, तो नॉर्वे भी पार्ट नहीं है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड नहीं है। यहाँ पे हमें एक कंट्री दिखती है जिसका नाम है बॉस्निया एंड हर्ज़ोगोवा, BNH, वो भी पार्ट नहीं है। ठीक है, ये यूक्रेन है, ये बेलारूस है,
ये दोनों भी पार्ट नहीं है। यहाँ आपको थोड़ा सा एरिया खाली दिख रहा होगा, ये एरिया दरअसल रशिया का है। ओके, ये रशिया है, तो ये रशिया का ही थोड़ा सा एक्सेस बाल्टिक सी पे है, तो वो भी, रशिया भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। अच्छा, रशिया के बारे में ऐसा है ना, रशिया यूरेशिया में आता है। ओके, थोड़ा सा यूरोप कॉन्टिनेंट में, थोड़ा सा एशियन कॉन्टिनेंट में, तो इन्हें यूरेशिया में कहा जाता है। ओके, तो रशिया यूरेशिया में आता है। बट क्योंकि रशिया को हमेशा से लगता है कि यूरोप वाले डेवलप्ड, ऑब्वियसली हैं भी वो लोग, इसलिए वो हमेशा से यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट ही बनना चाहता था। इस वजह से आप देखेंगे कि उनकी कैपिटल भी यहाँ है। ठीक है, जो उनकी कैपिटल कंट्री की जो कैपिटल है वो भी इसी एरिया में दिखेगी आपको। ओके, और उनकी सारी मेन सिटीज़ भी यहीं इतने में ही बसी हुई दिखेगी। सो हाँ, यूरोप का पार्ट है बट यूरोपियन यूनियन का नहीं है। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करिएगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, अच्छा ये पूरा मिला के यूके होता है, ठीक है, बट हम इतने की बात करें, जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है अभी। अब देखते हैं हम ब्रेक्सिट क्या है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ब्रेक्सिट। अब इसमें आपको कुछ कंट्रीज़ दिखेंगी ब्लू में। ओके, जो ब्लू में कंट्री है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है, और जो रेड है वो ब्रिटेन है। ओके, तो जब ब्रिटेन को एग्ज़िट लेना था यूरोपियन यूनियन से, तो वो एक तरह से बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया था, और वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू ब्रेक्सिट के नाम से जाना गया। आप समझिए इतना बड़ा इशू था वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में कि जो अभी वहाँ के पीएम हैं बोरिस जॉनसन, उनकी गवर्नमेंट ही इस चीज़ पे आई थी कि वो ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो दिसंबर 2020 में, ओके, दिसंबर 2020 में ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकाल लिया जाता है और उस चीज़ को ब्रेक्सिट कहा जाता है। ओके, आप कभी भी करंट अफेयर्स में या न्यूज़ में आप ब्रेक्सिट सुने तो अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक्सिट क्या है। अब हम देखते हैं कि ये क्यों निकले थे, मतलब क्या ऐसा रीज़न था कि इन्हें यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना था। एक सेकेंड, ये दिसंबर 2020 नहीं, जनवरी 2020 है, वो दिसंबर 2019 था। ओके, सो हम जनवरी 2020 याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेक्सिट किस तरह से बेनिफिशियरी रहा यूके के लिए, और आई वुड से ब्रिटेन के लिए, क्योंकि यूके नहीं निकला है, समझिए आयरलैंड अभी भी है उसमें, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में, हमें सिर्फ ब्रिटेन को एग्जिट मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि यूरोपियन यूनियन में अगर आप उसके पार्ट हैं तो आपको टैरिफ से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैरिफ से छूट मिल जाती है। ठीक है, आप यहाँ से लोन उठा सकते हैं यहाँ के लिए, अगर आप इसका पार्ट है तो यहाँ से लोन उठा सकते हैं इस कंट्री के लिए। आपको कोई ज़्यादा मतलब कि रेट नहीं लगेगा, और एक तरह से एक पूरा ग्रुप होता है इनका, एक कॉमन बजट बनता है। ठीक है, जैसे हमारा ना एक बजट नहीं बनता है फाइनेंशियल ईयर में, वैसे ही इनका भी एक कॉमन बजट बनता है। सो ये एक तरह का एक खुद में अपने आप में एक ग्रुप होके काम करते हैं। सो जब ब्रिटेन यहाँ से बाहर निकला तो वो खुद की सॉवरेनिटी के तहत अपना खुद का बजट बना सकता है। अगर उसे किसी चीज़ पे टैक्स लेना है, 10% लेना है, और यूरोपियन यूनियन 5% ही लेता था, तो वो अब अपना खुद का टैक्स लगा सकता है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ के जो लोकल, सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ा था यहाँ के लोकल फिशरमैन्स को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उनकी क्या फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही थी यूरोपियन यूनियन की वजह से। अब वो लोग एक फ्री ट्रेड कर पाएंगे। सो यस, आपको समझ आया ब्रेक्सिट क्या है। अब हम बात करते हैं शेंगेन कंट्रीज़ की। अच्छा, आपने ये तो सुना होगा कभी ना कभी कि यूरोप में आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री इजीली मूव कर सकते हैं। ओके, और हम हमेशा यही समझते थे कि हो सकता है वो यूरोपियन यूनियन की वजह से होता है, बट नहीं, जो फ्री मूव कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, उस एरिया को शेंगेन एरिया कहते हैं। ओके, तो शेंगेन एरिया अलाउज फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ शेंगेन कंट्रीज़ में आती हैं। ओके, सो आपको यहाँ पर एक मैप दिख रहा होगा,
इसमें सबसे पहले जो पर्पल में है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, जी हाँ है, और वो शेंगन कंट्रीज़ का पार्ट भी है, यस ओके। सो आप देख सकते हैं कि जो पर्पल वाले हैं ये सारे वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है और शेंगन कंट्रीज़ का पार्ट भी है। फिर हमें ब्लू में दिखता है कि ऐसी कंट्रीज़ जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट तो नहीं है बट शेंगन कंट्रीज़ का पार्ट है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास स्विट्ज़रलैंड एंड नॉर्वे का है, ओके, और आइसलैंड भी। सो ये शेंगन कंट्रीज़ का पार्ट तो नहीं है बट आप यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड। आपको यहाँ एक पासपोर्ट मिलता है जिसका नाम भी शेंगन पासपोर्ट होता है, ठीक है। तो इस पासपोर्ट की वजह से आप मूव ईज़िली कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री। और आपको ग्रीन में कंट्री दिख रही होंगी वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट तो है बट वहाँ फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते, जिसमें यहाँ क्रोएशिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है एंड आयरलैंड है, ठीक है। सो शेंगन कंट्रीज़ अब याद रहेगा, कुछ नया है आई नो, थोड़ा सा सोचने की, याद करने की कोशिश करें कि स्विट्ज़रलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है बट शेंगन कंट्रीज़ का पार्ट है। हम लोग ये तो देख ही चुके थे कि ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है, देन ब्रिटिश आइल्स क्या होता है, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड से मिलके ग्रेट ब्रिटेन बना है, ओके। मैंने वहाँ पे शायद तक आयरलैंड को भी ग्रेट ब्रिटेन में जोड़ लिया था, नहीं जोड़ा था, ओके, वो यूके में था, ठीक है। सो हाँ, ये सारा मिलके ग्रेट ब्रिटेन होता है, ठीक है। जब इसमें नॉर्थन आयरलैंड भी जुड़ जाता है तो वो यूके बन जाता है, ठीक है। और आयरलैंड और ये पूरा जुड़ के ब्रिटिश आइल्स कहलाता है, ठीक है। इंग्लैंड बस इतना एरिया है। तो क्वीन कहाँ रहती है? क्वीन यहाँ रहती है, जी हाँ, क्वीन विक्टोरिया। यहीं के लोग थे जिनने हम पे बहुत टाइम तक राज किया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम वापस से यूरोप के मैप पे आ गए क्योंकि हम लोग देखेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, एक सेकेंड, सॉरी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ एंड नॉर्डिक कंट्रीज़ में डिफरेंस, ओके। तो उन्हें देखने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ कंट्रीज़ के नाम और हम उनकी लोकेशन याद करेंगे। सबसे पहले हमें ऊपर 3 कंट्रीज़ दिख रही होंगी, जैसे हमारी 3 फिंगर्स होती हैं वैसे, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ओके। 3 कंट्रीज़ दिख रही हैं, फिर से याद करेंगे, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ठीक है। और हमें यहाँ एक कंट्री दिख रही होगी आइसलैंड, यहाँ दिख रहा होगा हमें डेनमार्क। डेनमार्क मेन यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है बट बहुत कुछ नॉर्थ सी से लगा हुआ है, ठीक है। सो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऊपर 3 कंट्रीज़ याद रखेंगे, इधर डेनमार्क याद रखेंगे, आइसलैंड हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं स्कैंडिनेवियन एंड नॉर्डिक कंट्रीज़ में डिफरेंस, ओके। चलो, मैप दिख रहे होंगे, एक में लिखा है सॉरी, आपको 2 मैप दिख रहे होंगे, यहाँ यह है स्कैंडिनेवियन एंड ये वाला है नॉर्डिक कंट्रीज़ का। एक सेकेंड, अगर इसे हटाएं तो शायद, या सो जब आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, ओके। 3 कंट्रीज से मिलके स्कैंडिनेवियन नेशंस बनते हैं। अब इसका ये क्यों स्कैंडिनेवियन है आप समझिए, स्वीडन का एस ले लिया, ठीक है, स्वीडन का स्कैडी, तो डेनमार्क एंड नॉर्वे, ठीक है, स्कैंडिनेवियन। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा स्कैंडिनेवियन नेशंस, इन 3 नेशन से मिलके बने हैं। अगर आप कभी भी कोई वर्ल्ड रैंकिंग देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, एजुकेशन, पोल्यूशन, देन एनवायरनमेंट की कोई भी रैंकिंग देखेंगे आप देखेंगे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हमेशा टॉप पे रहती है। नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क ये हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसी पोजीशन पे ही मिलेंगे ना। आई वुड से कि नॉर्डिक नेशंस, ये 5 नेशंस हमेशा टॉप पे रहते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, 5th क्यों लिखा है। सो ये 5 नेशंस हमेशा टॉप पे रहते हैं, इसलिए हमें इन नेशंस को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि क्या है ऐसा यहाँ पे जो ये इतना टॉप करते हैं। अगर कभी कोई एग्ज़ाम में किसी चीज़ पे डाउट हो कि फ़र्स्ट कौन आएगा तो इन तीनों में से एक पे टिक कर सकते हो। मैं तो कहूँगी कि नॉर्वे पे कर देना क्योंकि नॉर्वे सबसे अच्छा है, ओके। और यहाँ पे है नॉर्डिक नेशंस, ठीक है। तो आप समझिए सबसे पहले ये 3 नेशंस ही ने अपना ग्रुप बनाया था क्योंकि यहाँ एक ट्राइब रहती थी
जो कि स्कैडिविक, आई थिंक स्कैडिविक ट्राइब थी, और वो लोग ही यहाँ अलग अलग करके बसे थे। तो उनने मिलके अपना एक ग्रुप बना लिया था। फिर ये जो फिनलैंड है, ठीक है, ये पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे रशिया क्योंकि हार गया था, वो सेंट्रल अलाइज के साथ था तो वो हार गया था, और फिनलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री तब बन गया था। तो आइसलैंड और हमारी नॉर्डिक कंट्रीज़ प्लस फिनलैंड मिलकर नॉर्डिक नेशंस बनाते हैं, ठीक है। सो स्कैंडिनेवियन एंड नॉर्डिक में डिफरेंस क्लियर है ना। यहाँ पे डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन मिल जाता है। जब हम 2 कंट्री और मिला देते हैं, फिनलैंड एंड आइसलैंड, तो नॉर्डिक नेशंस बन जाता है। स्कैंडिनेवियन तो अब आप नाम से समझ जाएंगे कि जिसमें एस है, डी है एंड एन है, तो स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क ही होगा। और नॉर्डिक कंट्रीज़ में आइसलैंड एंड फिनलैंड ऐड कर लीजिएगा, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमने ये वाला पूरा पार्ट डिस्कस कर लिया, ये पूरा कर लिया एंड ये भी कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं बाल्टिक नेशन, बाल्कन नेशन एंड स्लेविक कंट्रीज़ में। कि मैं उन्हें समझाऊँ उससे पहले मुझे आपको थोड़ा सा तो यूरोप का मैप डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो हम चलते हैं गूगल मैप पे, जहाँ हम इस मैप को थोड़ा सा समझेंगे, ओके। सो हम लोग सेंट्रल वाला पार्ट छोड़ के सबसे पहले हम ऊपर थे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ सी भी देख लेते हैं हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको यहाँ दिख रहा होगा गल्फ ऑफ बॉथनिया, ठीक है। सो स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में है गल्फ ऑफ बॉथनिया। आपको उसके ठीक नीचे दिख रहा होगा बाल्टिक सी। ना बाल्टिक सी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसके थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप पढ़ने वाले हैं। एक सेकेंड जूम करूँगी तो ओके। तो बाल्टिक सी से लगी हुई हमें 3 कंट्रीज़ दिख रही होंगी ये, ठीक है, जिसमें है एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुएनिया, ठीक है। ये एरिया खाली है, तो ये एरिया रशिया का है, ठीक है। ये पूरा इधर रशिया है, ये पूरा रशिया है। तो रशिया ने अपना एरिया इधर भी बना रखा है, रशिया है वो कुछ भी कर सकता है। वैसे ये 3 कंट्री भी रशिया का ही पार्ट हुआ करती, फिनलैंड भी रशिया का पार्ट हुआ करता था, बट एज आई सेड बिफोर, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इन कंट्रीज़ को रशिया को छोड़ना पड़ा, इन्हें इंडिपेंडेंस देना पड़ी, ओके। तो हमें यहाँ 3 कंट्रीज़ मिलती हैं, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुएनिया। इन 3 नेशंस को बाल्टिक नेशंस कहते हैं, क्योंकि ये बाल्टिक सी के पास में है। सो याद रखेंगे, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुएनिया, इन तीनों को एक्चुअली साथ में याद किया जाता है, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, बाल्टिक नेशंस, ओके। सो बाल्टिक नेशंस क्लियर है, आई सेड बाल्टिक, ओके। बाल्टिक नेशंस क्लियर है। अभी कंफ्यूज करने के लिए बाल्कन नेशंस भी आएंगे, फिर हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ बाल्टिक। आप टिक ऐसे याद रख सकते हैं कि इन सब में टी है, लिथुएनिया, लैटविया एंड एस्टोनिया में टी वाला साउंड है। सो बाल्टिक नेशंस, ओके। अब हम आते हैं नीचे, चलिए मेनलैंड यूरोप को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो हम नेदरलैंड्स कर चुके थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ थी, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ PDEF करके यूरोपियंस आए थे, ठीक है। इसमें एक चीज़ रह जाती है कि हमारे यहाँ डेनमार्क के भी आए थे, डैनिश। वैसे वो बहुत कम टाइम के लिए आए थे और बहुत कम ट्रेड कर पाए थे, बट फिर भी आप याद रखिएगा कि वो यहाँ आए थे। सो वो हो जाएगा PDEDF, ठीक है। ये डचेस के लिए है, नेदरलैंड वालों के लिए, बट ये डेनमार्क वालों के लिए है, ठीक है। फ्रांस, अच्छा, पोर्तुगीज़ सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में इन्हें छोड़ा था, ठीक है। सो पोर्तुगीज़ ऐसे लोग थे जिन्हें सबसे पहले हमारे यहाँ इंडिया में कॉलोनी बनाई थी, और गोवा को सबसे एंड में 1961 में छोड़ा था, ठीक है। सो सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए, ठीक है, ओके। तो हम जर्मनी पे थे, ठीक है। जर्मनी के बारे में हमने शायद डिस्कस नहीं किया था। जर्मनी हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर देखा जाए दोनों वर्ल्ड वॉर का मेन रीज़न ही जर्मनी था, क्योंकि जर्मनी के एम्बिशंस थे सुपर ग्लोबल पावर बनना, ठीक है। ग्लोबल पावर तो बहुत सारे हो गए थे, UK, फ्रांस, USA, जापान, जर्मनी और जिन भी कंट्रीज़ का एम्परियलिज्म था,
तो वो सारे ही ग्लोबल पावर थे, बट अब लड़ाई थी सुपर ग्लोबल पावर बनने की, और उसमें जर्मनी को बनना था, इसलिए जर्मनी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो जर्मनी से लगी हुई बॉर्डर है बेल्जियम की, नेदरलैंड्स की, इधर फ्रांस है, इधर स्विट्ज़रलैंड है। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा कंट्री दिख रहा होगा जो हमने फिर डिस्कस करना भूल जाएंगे, लग्जमबर्ग। मैं जूम करती हूँ तो शायद दिख जाए। ओके, ये है लग्जमबर्ग। ओके, तो लग्जमबर्ग एक बहुत रिच कंट्री है और सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट कंट्री हमने शायद डिस्कस किया था रोम में, ठीक है, रोम के अंदर वेटिकन सिटी। सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री वर्ल्ड का लग्जमबर्ग है, याद रहेगा। अच्छा, लग्जमबर्ग में ना, एक सेकेंड, हाँ, लग्जमबर्ग में ना बहुत सारे कंट्रीज़ के बड़ी बड़ी जो ऑफिसेस हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं। गवर्नमेंट ऑफिस के हो ना हो, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत सारों के हेडक्वार्टर्स जर्मनी में है, और गवर्नमेंट के स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। आपने सुना ही होगा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में कितनी सारी चीज़ों के हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, सो स्विट्ज़रलैंड तो पता ही है, बट लग्जमबर्ग भी याद रखिएगा। रिच कंट्री, सिटी कंट्री है, एक सिटी है और कंट्री भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ मिलेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। सबसे पहले है चेज़ रिपब्लिका। ओके, चेज़िया लिखा है बट ये है वही चेज़ रिपब्लिका, ठीक है। तो जब हम जर्मनी के ईस्टर्न साइड पे आते हैं तो हमें 3 मेजर इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ मिलती हैं, और तीनों अपने आप में, तीनों तो नहीं बट 2 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पोलैंड एंड एक ऑस्ट्रिया। अब जब जर्मनी या हम सेंट्रल यूरोप की बात करें और हम पुरानी डायनेस्टीज़ की बात ना करें तो हम बात करते हैं कि जर्मनी में कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी। जैसे हमारे यहाँ मुगल्स थे, ठीक है, मराठास थे, देन राजपूत थे, वैसे यहाँ पे प्रूशियन एम्पायर हुआ करता था। ओके, पर्शिया नहीं, प्रूशियन, क्यों कह रही हूँ प्रूशियन, ओके, प्रूशियन एम्पायर हुआ करता था, जो जर्मनी, पोलैंड, इन सबको मिला के ही बना हुआ था। यहाँ पे आप चेज़िया भी रख लीजिए, बट यहाँ, ओके, ये वाला एरिया जिसमें ऑस्ट्रिया आएगा, हंगरी आएगा, थोड़ा बहुत स्लोवाकिया आएगा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर हुआ करता था जिसका नाम था ऑस्ट्रो हंगेरियन, ठीक है। तो हमें यूरोप में मेजर एम्पायर्स याद रखना है। जर्मनी इज़ ऑल अबाउट प्रूशियन एम्पायर, आप तो यही समझ लीजिए। बाद में प्रूशियन एम्पायर ने अपने आप को जर्मनी नाम से यूनाइट कर लिया जब नेशन स्टेट्स बन रहे थे। इधर आपको फ्रांस एंड इधर स्विट्ज़रलैंड, इटली, इन सब में रोमन दिख जाएंगे, ठीक है, कैथलिक चर्च के अंडर आते थे। और जब हम ऊपर जाते हैं यूके में तो वहाँ तो क्वीन रूल था, ठीक है। सो यहाँ प्रूशियन एम्पायर था, ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था जिसमें ऑस्ट्रिया एंड हंगरी आता था, स्लोवाकिया भी इनका पार्ट था। अब देखिए, आपको छोटी छोटी कंट्रीज़ होगी याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया को हम याद रख सकते हैं, ठीक है, जो जर्मनी, चेज़ रिपब्लिक एंड स्विट्ज़रलैंड और इधर इटली से बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब उसकी वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड पे स्लो करके 2 कंट्रीज़ हैं, एक तो स्लोवेनिया है एंड एक स्लोवाकिया है। सो वेनिया इज़ ऑन वेस्ट साइड, वी से वेनिया, वी से वेस्ट, ओके, डब्ल्यू से वेस्ट होता है वैसे, बट ठीक है, एंड स्लोवाकिया इज़ ऑन ईस्टर्न साइड, ठीक है। सो याद रहेगा, ऑस्ट्रिया के वेस्ट में स्लोवेनिया, ईस्ट में स्लोवाकिया। अब उसके नीचे आते हैं तो हमें एक कंट्री कुछ और छोटी कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाएगा ना, उससे इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी या अगेंस्ट से कुछ नहीं है, बट हमें इन्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम जब जूम करेंगे, मेरे लिए सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मेरा मेन फोकस उन्हीं पे होता है, वहीं से ट्रेड हो रहा होता है। और वो, अब देखिए, सी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको सी को एक्सेस है ना तो आपकी कंट्री डेवलप करेगी क्योंकि आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगेन स्लोवेनिया को सी का एक्सेस है। अब आप देखिए, ऑस्ट्रिया एक लैंडलॉक कंट्री है, हंगरी एक लैंडलॉक कंट्री है। आप समझिए कि ये इतने बड़े एम्पायर हुआ करते थे, बट जब ये अपने आप में एक नेशन बने तो ये लैंडलॉक ही रह गए क्योंकि ये जो छोटी छोटी कंट्री जो उनका पार्ट हुआ करती थी वो डिसइंटीग्रेट हो गए। सो स्लोवेनिया को तो सी का एक्सेस मिल गया बट ऑस्ट्रिया को नहीं मिल पाया, हंगरी को नहीं मिल पाया।
अब आप देखेंगे यहाँ एक कंट्री है, बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ एक कंट्री है जिसका नाम है क्रोएशिया, इसका शेप अलग है। ओके, तो ये क्रोएशिया है, इसे बहुत सारा एक्सेस है। ये कौन सा सी था, हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में याद किया था, इसका नाम था एड्रियाटिक सी। ठीक है, इटली के मैंने याद किया था, टैडी बना लीजिए, इधर टायरेनियन हो जाएगा, इधर एड्रियाटिक हो जाएगा। सो एड्रियाटिक सी को, क्रोएशिया को एड्रियाटिक सी का एक्सेस है। अब यहाँ एक कंट्री दिख रहा होगा, ये छोटा सा, मैं जूम करूँगी। यहाँ में 2 कंट्री दिख रही है, एक तो बॉस्निया एंड हर्ज़ोगोविना। अब इसे BNH ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, BNH कहते हैं यूजुअली, तो बॉस्निया भी कह सकते हैं। बॉस्निया को एकदम छोटा सा एक लाइन एक्सेस है, आप समझिए, देखिए बस इतना सा लाइन से एक्सेस है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा एड्रियाटिक सी पे। और यहाँ एक कंट्री है मॉन्टेनेग्रो, ठीक है। अच्छा, बॉस्निया अगर आपको याद हो तो शेंगन कंट्रीज़ का पार्ट नहीं था, राइट। सो बॉस्निया शेंगन कंट्री का पार्ट नहीं था। यहाँ मॉन्टेनेग्रो है, ये अल्बानिया है, ठीक है। इधर आपको हंगरी दिख जाएगा, हंगरी एकदम बढ़िया से बैठा हुआ है, ठीक है। हंगरी के नीचे आपको दिख जाएगा सर्बिया, इधर आपको दिख जाएगा रोमानिया, मोल्दोवा, देन नाउ सी अगेन आई सेड छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, बट ओके, मॉन्टेनेग्रो तक हमने देख लिया था, उसके नीचे अल्बानिया, यहाँ एक छोटा सा कोसोवो दिख रहा है सर्बिया से अलग होके, देन यहाँ नॉर्थ मैसेडोनिया है, ये पूरा नीचे का एरिया ग्रीस है, ठीक है। ग्रीस बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, मेरी तो फेवरेट है। सो यहाँ नीचे का पूरा एरिया ग्रीस है, ठीक है। ये तो बढ़िया मेडिटेरेनियन सी में बैठा हुआ है ग्रीस, ये सब ग्रीस है, ये सब छोटा छोटा सब ग्रीस है। अब आपको यहाँ पर एक कंट्री दिख रहा होगा बुल्गारिया, रोमानिया। बड़े बड़े कंट्रीज़ को याद कर लीजिए, छोटा नहीं भी याद होगा चलेगा। अच्छा, ये जो सारे कंट्रीज़ थे, ठीक है, ये जब इधर का आप टर्की भी मान लीजिए, एक सेकेंड, हाँ, सो ये टर्की वाला हिस्सा भी मान लीजिए, ये सब होते थे बाइजेंटीन एम्पायर के हिस्सा। कौन सा एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर, ठीक है। और उनकी कैपिटल थी यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल, कौन सी, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल को बाद में इस्तांबुल के नाम से टर्की, जब टर्की का एम्पायर आया, तुर्क्स ने उन पर कब्जा किया, तब उनने बाइजेंटीन एम्पायर को जब उन्हें हटाया तो उनने उसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल की जगह इस्तांबुल रख दिया। सो वो यहाँ है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं, इतना हमारा हो गया, हमने देख लिया कि इधर जर्मनी के साइड में पोलैंड है, उसके नीचे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के साइड में, और इधर स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया के नीचे हंगरी, हंगरी के नीचे रोमानिया, ठीक है। हम ऐसे याद करने को ऐसे याद कर सकते हैं कि ये ऐसा लाइन में जा रहे हैं, 4 कंट्री, 3 कंट्री, जर्मनी, जर्मनी के नीचे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के नीचे हंगरी, हंगरी के नीचे रोमानिया, ठीक है। इधर क्रोएशिया, क्रोएशिया के नीचे बॉस्निया, बॉस्निया के नीचे सर्बिया, सर्बिया के नीचे बुल्गारिया, ठीक है। ये पूरा टर्की लग गया, टर्की है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे सी देखते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, मैं जूम करूँगी, कुछ छोटे मोटे सी हो तो। ओके, यहाँ एक दिख रहा है हमें आयोनियन सी। अब देखिए, ग्रीस मेडिटेरेनियन सी का ही पार्ट है, ये एड्रियाटिक सी था हमारा, इधर नीचे आयोनियन सी हो गया, ये नीचे मेडिटेरेनियन सी हो गया। मेडिटेरेनियन सी बहुत इंपॉर्टेंट सी है अपने आप में, क्योंकि ये अफ्रीका को यूरोप से जोड़ता है, ठीक है। अब हम इधर आ जाएंगे तो हमें यहाँ दिखेगा ब्लैक सी। ब्लैक सी को हम डिस्कस करते हैं जब हम जब हम रशिया यूक्रेन डिस्कस करेंगे, तब हम ब्लैक सी को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमें दिख रहा होगा टर्की। अच्छा, टर्की को आप देखिए, वो लगता तो यूँ है कि भाई ये तो एशिया का पार्ट होना चाहिए, बट अगेन उनको भी यूरोप का ही पार्ट होना था, इसलिए उनकी भी सारी जो भी पॉपुलेशन है वो मेजरली इधर ही कंसंट्रेटेड है, मतलब कि इधर इतने में, इधर उनको कुछ भी नहीं मिलेगा पॉपुलेशन का हिस्सा। तो इनकी टर्की है, टर्की बहुत इम्पॉर्टेंट अगेन पॉइंट होता था वर्ल्ड ट्रेड में, डिस्कस करेंगे बाद में, पहले समझते हैं बाल्कन नेशंस क्या होता है।
इस पार्ट पे हमने बाल्टिक नेशंस तो डिस्कस कर लिया था, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुवेनिया, ठीक है, 3 कंट्रीज़ बाल्टिक नेशंस, क्योंकि बाल्टिक सी के पास में है। अब हम आते हैं बाल्कन नेशंस। ये जो हमारे कलरफुल कंट्रीज़ दिख रही है, यही है बाल्कन नेशंस। ओके, बाल्कन नेशन क्यों? क्योंकि यहाँ बाल्कन ट्राइब रहती है, बाल्कन ट्राइब। बाल्कन नेशंस में अब देखिए कौन कौन से आएंगे, तो क्रोएशिया है, BNH है, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, कोसोवो, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा। अब अगेन आई वुड से कि आप एकदम ही याद ना करें, बट इतना समझ लीजिए कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में से कोई भी कंट्री बाल्कन नेशंस में नहीं आती है, ठीक है। ये अपने आप में ही एक अलग ऐसा ऐसा चल रहे थे, और इनकी खुद की आइडेंटिटी अलग है, ये लोग अलग रहते भी हैं, ये ट्राइब अलग ही दिखती भी है। ओके, अगर आपको बाल्कन नेशंस की एक, अच्छा आपको एंजेलिना जोली तो पता होगा ना, वो आई थिंक बाल्कन ही है, ठीक है। सो हाँ, हमने देखा कौन कौन सी कंट्री बाल्कन नेशंस में आती है। जो हमें फिर कंफ्यूज करती है वो है स्लेविक कंट्रीज़। स्लेविक कंट्रीज़ क्या है, ठीक है। तो जब हम बाल्कन नेशंस देख रहे थे तो उसमें 1-2 नेशंस छोड़ दीजिए, जैसे रोमानिया छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा वो था, कौन सा नेशन था यहाँ पर, अल्बानिया छोड़ दीजिए, और बाकी का बाल्कन कंट्रीज़, और ये पोलैंड, देन इधर चेक रिपब्लिक, यूक्रेन, और पूरा रशिया, पेन का कलर चेंज कर रहे हैं, पूरा रशिया, और ये यूक्रेन जो भी USSR का पार्ट हुआ करता था, बाल्टिक कंट्रीज़ नहीं, ये सब मिला के स्लेविक कंट्रीज़ कही जाती है, क्योंकि यहाँ स्लेविक ट्राइब्स रहती है, स्लेव्स रहते हैं। स्लेव्स मतलब नौकर वाला स्लेव्स नहीं, स्लेव ट्राइब होती है एक, ठीक है, स्लेविक ट्राइब, तो वो यहाँ सब रहती है। इनका खाना पीना अलग होता है, ये लोग एक अपने आप में ट्राइब है, ठीक है। सो स्लेविक कंट्रीज़ याद रखिएगा। देख लेते हैं, हमने ये सारा डिस्कस कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। चाहे क्रीमिया एनेक्सेशन एंड यूक्रेन का इशू, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने ये 2 टर्म तो हमेशा सुने ही होंगे कि क्रीमिया एनेक्सेशन एंड यूक्रेन का कुछ ना कुछ इशू चलता रहता है ना। अगेन मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के टर्म में बात कर रही हूँ, तो हम डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, ठीक है, हमारे वर्ल्ड मैप पे, ठीक है। हमने पोलैंड तक डिस्कस कर लिया था, अब उसके साथ में लगी हुई हमने बाल्टिक नेशंस भी देख लिए थे। इधर हमें बेलारूस दिख रहा होगा, ठीक है, ये यूक्रेन दिख रहा होगा, ये मोल्दोवा है, ठीक है। अब बेलारूस का और पोलैंड का इशू चलता रहता है, इसलिए बेलारूस की लोकेशन याद रखिए, पोलैंड। अभी आपने अगर न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि बेलारूस के लोग पोलैंड बॉर्डर पे जाके खड़े हो गए थे, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ बहुत ठंड होती है ना, तो वो बहुत तेज़ ठंड में यहाँ खड़े थे, क्योंकि उन्हें पोलैंड में घुसना था, ठीक है। और पोलैंड की आर्मी यहाँ खड़ी थी, ठीक है, वो घुसने नहीं दे रही थी उनको, और इन्हें बेलारूस के लोगों को सपोर्ट कर रहा था रशिया। क्यों? क्योंकि ये लोग यहाँ पे क्या है ना कि आप मतलब हमें आने दीजिए, यहाँ पे हमारे यहाँ इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं है, तो हमें आने दीजिए। तो उस वजह से पोलैंड पे प्रेशर डाला जा रहा था, जिसमें रशिया इनका सपोर्ट कर रहा था। रशिया क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि रशिया आखिरकार इन सबको हथियाना चाहता है, ठीक है। रशिया चाहता है कि पहले जैसे यूक्रेन ये सब हमारा पार्ट हो जाए। अब उसी चीज़ में आता है नीचे यूक्रेन। तो आप देखिए, ये पूरा जो है ना, सबसे पहले तो रशिया को देख लीजिए, ओके, ख़त्म ही नहीं होता है ये रशिया, ओके। सो ये पूरा पोर्शन रशिया है, ठीक है। ये यूरोप कॉन्टिनेंट से चालू होके एशिया में ख़त्म होता है। ये तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी उसका जो हमारा, अगर आपने सुना हो, इस सेकंड में नाम भूल रही हूँ, ये वाला एरिया, इसको क्या कहते हैं, नाम भूल गई मैं। अलास्का वाला जो एरिया है वो भी पहले रशिया का ही पार्ट हुआ करता था, तो यहाँ के किंग ने कुछ पैसे लेके ये अमेरिका को दे दिया था, ठीक है, वरना इनका पार्ट यहाँ भी होता। खैर, तो हम वापस आते हैं रशिया के यूरोप वाली साइड में। तो ये रशिया का यूरोप, ये वेस्टर्न
साइड है, ठीक है। यहाँ पे हमें यूक्रेन दिख रहा होगा, ठीक है। हम जब यूक्रेन के थोड़ा नीचे जाते हैं तो हमें एक यहाँ पे आइलैंड दिख रहा है, ये छोटा सा, ठीक है। ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी देखिए पूरी तरह से घिरा हुआ है, ठीक है। इधर भी कंट्रीज़ हैं। सो यहाँ पर ये जो एरिया है इसे कहा जाता है क्रीमिया। कौन सा? क्रीमिया, ठीक है। इस एरिया को कहा जाता है क्रीमिया। अब हुआ क्या, 2015 में, 2015 में रशिया ने इस एरिया को कब्जा लिया, ठीक है, अपने कब्जे में ले लिया। अब ये हुआ तो यूक्रेन का पार्ट था, हुआ करता था, अब उस पर कब्जा लिया, ठीक है। और ये सब पूरा रशिया का ही पार्ट है। तो तब से रशिया और यूक्रेन में बहुत मतलब कि प्रॉब्लम हो गई। अब क्योंकि यूएसए और रशिया में काइंड ऑफ कोल्ड वॉर अभी भी जारी है, ठीक है। सो यूएसए ने नाटो में और हर जगह रशिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, इस वजह से उसे G7 कंट्रीज़ से भी निकाल दिया गया, ठीक है। अब G7 क्या है ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और दिन। तो आप समझिए ये है पूरा इशू। रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया वाले पार्ट पे कब्जा कर लिया। अब यूक्रेन में क्या हो रहा है ना, अब रशिया क्या कर रहा है ना कि अब उसने यहाँ पर अपने बहुत सारी आर्मी खड़ी कर दी है। और यूक्रेन चाहता है कि जो हमने देखा था, अच्छा अभी हमने नाटो डिस्कस नहीं किया ना, एक नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। उसमें जो भी कंट्रीज़ उसका पार्ट है, तो उसमें से अगर एक पे हमला होता है तो ऐसा माना जाता है कि उन सब पे हमला हुआ है और सब उस पर अटैक करेंगे। तो यूक्रेन चाहता है उन्हें भी नाटो का पार्ट बना लिया जाए, बट क्योंकि रशिया ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं आप नहीं बना सकते हैं नाटो का पार्ट, क्योंकि रशिया उसका पार्ट नहीं है। और अगर यूक्रेन उसका पार्ट बन जाता है तो फिर रशिया अगर गलती से भी इसको कब्जाता है आगे जाके तो पूरी कंट्रीज़ को उस पर हमला करना पड़ेगा। सो यही टनाटनी चला करती है दोनों में, यूक्रेन रशिया में, ठीक है। अब हम समझते हैं मैप की मदद से, एनेक्सेशन का पूरा इशू समझ आ जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया था कि ये यूक्रेन का पार्ट था, ये क्रीमिया, इसको रशिया ने कब्जा लिया है, ठीक है। अब जो यूक्रेन है वहाँ पे एक लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, अब यार इनके नाम ऐसे हैं कि मैं प्रोनाउंस गलत कर दूँगी इसलिए। अब सी ऑफ अज़ोव याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछते हैं। सो ब्लैक सी और अगर क्रीमिया और रशिया के बीच में सी ऑफ अज़ोव है, ठीक है, अज़ोव। अभी क्योंकि न्यूज़ में है तो हो सकता है पूछ भी लें। तो सी ऑफ अज़ोव ब्लैक सी को जोड़ता है बीच में कर्च स्ट्रेट से, कैच, आई डोंट नो नाम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, कैच स्ट्रेट से। हमने क्रीमिया का एनेक्सेशन का इशू भी पूरा देख लिया, हमने ऑलमोस्ट हर तरह का करंट अफेयर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यूरोप के आई थिंक मैंने सारी सारी कंट्रीज़ डिस्कस कर ली है। कुछ रह जाता है तो हम कभी और करेंगे, बहुत सारी चीज़ें भी रह गई है, जैसे नाटो क्या है वो रह गया है। वैसे मेरे पास एक मैप है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा। तो ये नाटो कंट्रीज़ है, ठीक है, यूएसए, कनाडा, ये यूएसए, ये कनाडा अलग से दिखाया हुआ है, और ये यूरोप की ये सारी कंट्रीज़ नाटो का पार्ट है। मतलब इनमें से एक पे भी अटैक होता है तो सब पे अटैक होगा। यूक्रेन जो ये है ये चाहता है कि मुझे बना लिया जाए, बट उसे बना नहीं रहे हैं अभी पार्ट, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगला कॉन्टिनेंट हम एशिया को डिस्कस करेंगे। हमने शायद सारे सी भी डिस्कस कर लिए हैं, रशिया के पार्ट पे कुछ रह गए हैं सी, तो हम जब एशिया डिस्कस करेंगे तब कर लेंगे। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।